हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ के बारे में, टीचर वैकेंसी से रिलेटेड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, टीचर वैकेंसी से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आपने दो काम कर लिया हो। पहला काम, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और दूसरा काम जो है मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जो है ज्वाइन है। ठीक है, तो ये आप दो काम कर लिए। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक नए टीचर वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका नया टीचर लेटेस्ट जो वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका क्या, ये इंडियन गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है आपका। और ये किसका, ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब कि ये वैकेंसी आया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन सेंटर स्थार, यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका जो आया हुआ है वैकेंसी, कब आया हुआ है ये देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर HTSC SAR RMBT 01, ये 6/8/2022 को, मतलब कि ये आपको 6 अगस्त आपको ये डेट आपका पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि है क्या आपका। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इज़ द स्पेस क्राफ्ट ऑफ इंडिया स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई नेशनल हाईवे वे ऑफ नंबर 5 एंड 18 किलोमीटर सुल्लूपेटा इन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ये आपको क्या दिया हुआ है, इसका लोकेशन आपको दिया हुआ आंध्र प्रदेश में। HDSC SHR प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कस्टमर फॉर एक्नॉम्बलिस डाइवर्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है वैकिल। जैसे आपको पता है कि जो ये है आपका इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है, हमारा इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से आपको बहुत सारा स्पेस जो है वो आपको ये किया जाता है, स्पेस सैटेलाइट वहाँ से मिशन लॉन्च किया जाता है। आप इसके बारे में GK GS में पढ़े भी होंगे। ठीक है, और आपने स्कूल टाइम में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ कि उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये जो है स्कूल है, लिखा हुआ है HTSC ऑपरेटिंग सेंट्रल स्कूल एट इट्स श्रीहरिकोटा सुलूपेटा कैंपस NCERT CBSE पैटर्न, मतलब यहाँ पर NCERT के अंदर आपका होता है और CBSE पैटर्न पर आपका एजुकेशन होता है। दिस स्कूल इज मीन्स फॉर इम्पेक्टिंग क्वालिटी ऑफ टू द वार्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड सपोर्टिंग द पर्सनल, मतलब जो भी इस इसरो में जो काम करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे को एजुकेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए उनके बच्चों को इस टाइप के स्कूल में, मतलब मेनली जो है, मतलब वैसे बच्चे इसमें स्टडी करते हैं जो कि इसरो के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके बच्चों के लिए ये स्कूल होता है। ठीक है, तो उसी के स्कूल में आपका ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्या क्या आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवाइट एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड ऑफ, ये कुछ दिया हुआ है आपको। तो ये है पहला जो लेटेस्ट वैकेंसी है आपका,
वो है आपका कौन सा है आपका, ये आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का है। इसमें जो है आपका 1 है अनरिजर्व के लिए, मतलब कि अंडर रिजर्व मतलब जनरल पोस्ट के लिए 1 पोस्ट है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए आपका 1 पोस्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स पीजीटी के लिए अगर आप इसमें अपीयर कीजिएगा तो आपके पास मास्टर्स इन मैथमेटिक्स मतलब एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड का भी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला, ये क्वालिफ़िकेशन इसका हो गया। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको लिखा है कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेट इन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मार्कशीट को देख लीजिएगा अच्छे से, और क्या कंडीशन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा। ये हो गया आपका पहला पोस्ट। दूसरा पोस्ट आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा पोस्ट जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि हाँ, ये और भी कुछ कुछ आपको दिया हुआ है कि क्या क्या कौन कौन सा आपका कंडीशन बनता है, कि कौन कौन सा कंडीशन है वो आपको 1 2 3 करके यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्या क्या है कंडीशन आपका यहाँ पर, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से होना चाहिए, या फिर आप जो है वो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% होना चाहिए, या फिर आप और देख सकते हैं इसमें क्या है क्वालिफ़िकेशन, या फिर आप देख सकते हैं कि शुड बी स्टडी मैथमेटिक्स इन द ऑल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये भी होना चाहिए। फिर बीएड इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रोवेंसिन टीच इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब सीधी सी बात है साइंटिस्ट का स्कूल है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे को पढ़ाना होगा, और वहाँ पर आपको इंग्लिश तो आपको अच्छे से बोलने आना ही चाहिए तब जा कर के। और साथ ही साथ जब से कोविड आया है, जब से कोविड आया हुआ है, जब से कोविड पैंडेमिक आया हुआ है, तब से आप कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो तो आप में एक तो बेसिक होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए, ताकि ऐसा कुछ ऑनलाइन क्लासेज आपको लेना पड़ जाए, क्वेश्चन पेपर आपको बनाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़े, तो बेसिक आजकल हर एक जगहों पर, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही नहीं, जहाँ पर भी आपका टीचिंग होता है तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। तो ये भी आपको, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, आप थोड़ा सा करिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद होता है। तो ये तो आपका आना ही चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी अपीयर करते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग और देखते हैं यहाँ पर इसका क्या डिमांड है आपका। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा जो वैकेंसी है, ये दूसरा वैकेंसी है आपका, दूसरा वैकेंसी जो है आपका वो है आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स के लिए, ये आपका वैकेंसी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या क्या इसका डिमांड है, क्या क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन फिजिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेट, ये होना चाहिए। और फिर या फिर आप देखिए, आप दोनों, आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आप हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है। या फिर आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ भौतिक, प्रायोगिक भौतिक, नाभिकीय भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स से मास्टर डिग्री फ्रॉम होना चाहिए 50% का। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या है, होना
चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। फिर आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर स्नातक के सभी वर्षों में एक विषय के रूप में भौतिक का अध्ययन किया हो। मतलब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन मतलब शुड बी हैव स्टडी फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ द, मतलब आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मतलब जब आप पीजीटी फिजिक्स किए हैं तो सीधी सी बात है कि आप फिजिक्स ऑनर्स भी, मतलब अपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स भी लिए होंगे, तो आपका तीनों ईयर जो है फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें भी आपकी दो वैकेंसी है। एक है आपका, मतलब इसमें कोई सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व है, मतलब एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एससी के कैंडिडेट के लिए इतना सीट है, बस इसमें अनरिजर्व का सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सीट है। ये हो गया आपका। उसके बाद है, और देख सकते हैं क्या है आपका दिया हुआ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि क्या साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ये हो गया आपका। नीचे आइएगा, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक और पोस्ट, वो है आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। इसमें आपका दो पोस्ट है, एक ही पोस्ट है शायद, और ये शायद एसटी के लिए, शायद एससी के लिए आपका रिजर्व है। ठीक है, इसमें मतलब कि एससी कैटेगरी कहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ इसमें आपका एक ही पोस्ट है। तो ये हो गया आपका। इसमें आप देख सकते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान विषय के साथ स्नातकोत्तर एससी या फिर एमएससी पाठ्यक्रम, एमएससी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी बॉटनी ऑफ जूलॉजी 50%, ये होना चाहिए। या फिर आप का होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, आनुवांशिकी, सूक्ष्म तकनीकी के साथ से आप मास्टर डिग्री हो। या फिर आप मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% एग्रीगेट इन द बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ये से आप होने चाहिए, ये होने चाहिए। ठीक है, या फिर और भी इसका क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है, तो क्या है, हाँ तो ये आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो है क्या होना चाहिए, स्नातक लेवल पर वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान अध्ययन किया हो। मतलब कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप, मतलब आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल बोटनी, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान अध्ययन किया हो, या फिर शुड बी स्टडी बोटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल पर बोटनी और जूलॉजी लेवल दोनों आपने पढ़ा हो। ये हो गया आपका। साथ ही साथ आपका है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड आपने किया हो, और मतलब बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ आप प्रोवेंसी इन टीच, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए, और यहाँ पर भी कंप्यूटर का नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज जो है होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपका है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रिजर्व नहीं है, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए बहुत सारे मतलब जो भी कैंडिडेट जो कि आपके जनरल कैटेगरी के हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ये वैकेंसी है आपका, और इसमें आपका 1 वैकेंसी है, और सिर्फ इसमें एक ही अप्लाई, मतलब कोई भी कैटेगरी के पर्सन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में एकीकृत स्नातकोत्तर एमएससी पाठ्यक्रम
आपने किया हो, मतलब अगर आप इसको इंग्लिश में देखिएगा तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन केमिस्ट्री एटलीस्ट 50%, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ अगर आपके पास ये मतलब आपका क्या कम्बिनेशन बनता है, आप अपना कम्बिनेशन देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप मान्यता प्राप्त कम से कम 50% कुल अंकों के साथ रसायन शास्त्र जय रसायन मास्टर डिग्री जो है अपने रसायन शास्त्र या फिर जैव रसायन से मास्टर डिग्री आपने किया हो, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज विथ एटलीस्ट 50%, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के साथ आपने किया हो। साथ ही साथ आपने जब ग्रेजुएशन किया हो, तो जब ग्रेजुएशन आपको पता है कि ग्रेजुएशन जो डिग्री होती है वो 3 ईयर्स की होती है, तो आपने सभी वर्षों में मतलब 3 साल में जो है वो क्या केमिस्ट्री के रूप में जो है वो क्या ये पढ़ाई की हो, मतलब 3 साल आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। शुड बी हैव स्टडी केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ऑल ऑफ द 3, मतलब 3 साल आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तभी ग्रेजुएशन में आपका 3 साल 3 ईयर जो है अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो ही आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हर मतलब सभी वैकेंसी की तरह यहाँ पर आपके पास भी B.Ed का डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ने आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपको बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का नॉलेज हर जगह आपका डिमांड में है, तो वो चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका, अब ये था आप PGT का, अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे TGT का, कि कौन कौन सा TGT जो कि आपका 6 to 10th लेवल के लिए होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट, मतलब TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, तो इसमें 2 वैकेंसी है। एक है आपका अनरिजर्व, मतलब यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, और एक जो है सीट है वो आपका EWS के लिए है, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीट के लिए आप हर कोई अप्लाई कर सकता है, एक सीट में जो है वो एक सीट आपका रिजर्व है EWS के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या डिमांड है, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय से कम 50% कुल अंकों के साथ गणित विषय में 4 वर्ष का आपने जो चला 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, या साथ ही साथ या फिर आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट 50%, ये होना चाहिए। दूसरा है आपके पास की मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम कुल अंकों में निम्नलिखित 2 विषयों में गणित बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट 50% एग्रीगेट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके पास जो है ये तो हो ही गया, साथ ही साथ आपके पास मैथमेटिक्स में ऑनर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका कुछ ना कुछ ये कम्बिनेशन बना हो, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स भी हो, या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिस्ट्री या मतलब कोई 2 सब्जेक्ट का, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपके साथ मैथमेटिक्स के ग्रेजुएशन में रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिक्स में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका रहा हो, और साथ ही साथ आपने मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपको 3 साल पढ़ा हुआ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहला साल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, दूसरा साल आपने मैथ पढ़ा, तीसरा साल आपने मैथ पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने 3 साल, फर्स्ट ईयर भी आपका मैथमेटिक्स है, सेकेंड ईयर भी मैथमेटिक्स है, थर्ड ईयर भी आपका मैथमेटिक्स है, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है। पंगा क्या होता है कि TGT वाले में कि सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हर एक जगहों पर जैसे जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं, अगर आप KBS में अप्लाई करते हैं, अगर आप NVS में भी अप्लाई करते हैं, और सेंट्रल बॉडी जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं TGT वाले पंगे में, या फिर स्टेट में भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर TGT का सब्जेक्ट कम्बिनेशन का बहुत ही पंगा होता है। तो जब भी आप अप्लाई करें तो अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अपना परसेंटेज का मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे से देख ले, ताकि जब आप रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुँचे या फिर आपको डिसक्वालीफाई नहीं होना पड़े इंटरव्यू टाइम। तो ये मतलब अप्लाई करने से पहले ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है कि आप सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देख ले कि आप पार्टिकुलर फॉर्म जो भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, ये बहुत ही
ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका, और फिर हाँ, और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा है, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई आपको जैसे पता होगा, सीटेट एग्ज़ाम हर एक साल होता है सीबीएसई के द्वारा। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो भी क्वालिफाई करता है वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होता है, और पेपर 2 जो क्वालिफाई करता है वो टीजीटी के लिए एलिजिबल होता है। जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे DSSB में आप अप्लाई करते हैं टीजीटी के लिए, फिर केवीएस में, एनबीएस में, तो सीटेट पेपर 2, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ये हो गया आपके पास। फिर आगे आइए, देखते हैं कि आगे क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी। ये है आपका क्या, हिंदी का है आपका। तो ये है आपका हिंदी। हिंदी में भी आपका 2 है, और एक वैकेंसी अनरिजर्व है, मतलब यहाँ पर सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही है, 50% आपको चाहिए हिंदी विषय, आपने 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो। ठीक है, हिंदी, और आपका 50% मार्क्स बन रहा हो। ठीक है, ये हो। साथ ही साथ, या नहीं तो क्या हो, आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री इन हिंदी हो, और 50% मार्क्स हो। ठीक है, और जब भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो ग्रेजुएशन में आपका जो है वो क्या होना चाहिए, 50% 3 साल आपने हिंदी पढ़ा हुआ हो, तब जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी हैव स्टडी इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 आप एलिजिबल होइएगा। जो कि पेपर 2 का होता है, जो कि आपको पता है सीटेट होता क्या है, वो अगर आप होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आना चाहिए, और आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज के बिना काम नहीं चलने वाला यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी टाइप से यहाँ पर आपका क्या, एक और वैकेंसी है किसका, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का है यहाँ पर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और ये है आपका अनारक्षित है, मतलब यहाँ पर सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी वही हो गया, इसका भी वही, एनसीईआरटी क्षेत्रीय महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री, मतलब 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो, 50% मार्क्स आपका हो। ठीक है, या फिर आपने 50% अंक के साथ आप क्या, इंग्लिश में ग्रेजुएशन का डिग्री हो आपके पास, बैचलर डिग्री इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि शुड स्टडी इंग्लिश इन 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ हो, जब आपने ग्रेजुएशन किया हो तभी आप एलिजिबल होइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहला साल आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, सेकेंड ईयर पढ़ा था और थर्ड ईयर पढ़ा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़े होंगे, तभी आप टीजीटी इंग्लिश के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपके पास बीएड हो, और वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो, तब जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ये हो गया आपका। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट क्या है आपका। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका इसमें भी आपका इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी है, वो है आपका केमिस्ट्री का है। यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो 50% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल हैं। या फिर आप बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री 50% मार्क्स आपका होना चाहिए विथ बॉटनी और जूलॉजी। आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी होना चाहिए,
केमिस्ट्री के साथ आपका बॉटनी और जूलॉजी भी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी आप यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हो गया शुड हैव स्टडी केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट इन ऑल। अब जब आपने ग्रेजुएशन किया हो तो केमिस्ट्री 3 साल आपने पढ़ा हो, होल ईयर, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, 3 ईयर भी। ठीक है, ये हो गया आपका। आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो क्या, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाने आपको आना चाहिए, और ये कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट वैकेंसी है आपका किसके बारे में है, वो है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी का है। इसमें सिर्फ एक है सीट, और इसमें एक सीट है तो इसमें ये अनरिजर्व है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैटेगरी के अनरिजर्व, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वही है आपका कि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो बायोलॉजी में, और साथ ही साथ आपका 50% मार्क्स बन रहा हो पूरा मिला करके। आपने क्या बैचलर डिग्री की हो बॉटनी और जूलॉजी में, आपका 50% मार्क्स हो, और आपका कुछ कम्बिनेशन बन रहा हो ये 2 सब्जेक्ट का, किसके साथ, या आपके पास केमिस्ट्री या बॉटनी होना चाहिए, या बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के आप अप्लाई, तो ये आपका कम्बिनेशन बनना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ये हो गया आपका। और शुड हैव स्टडी बॉटनी, ये तो आप देख ही लीजिए आराम से। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड होने के साथ साथ आपके पास इसमें भी क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th की जो मतलब 10वें नंबर की जो वैकेंसी है वो आपका है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये शायद फिजिकल टीचर जो होते हैं उससे रिलेटेड है, मतलब कि जो पीटी करवाते हैं वो, उसका वैकेंसी है। तो इसमें कितना सीट है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट है, वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या उसके इक्विवेलेंट में कोई है तो। नेक्स्ट जो है आपका 11 नंबर की वैकेंसी है, वो है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वही ये फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, ये आपका किसके लिए रिजर्व है, ये ऊपर वाला मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए है, और ये जो है आपका रिजर्व है एससी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक है, और इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका प्राइमरी टीचर के लिए। तो इसमें कितना सीट है, ये आपका प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है। इसमें आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो कितने हैं, 3, मतलब अनरिजर्व कोई 3 कैंडिडेट जो है जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर, मतलब 3 सीट है आप जो कि आपका अनरिजर्व है, जनरल का सीट है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। ठीक है, ये हो गया आपको। और 5 में जो है वो एक पद जो है वो पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी है आपका, उसमें से रेशियो निकाला जाएगा। ठीक है, ये 3 में से शायद एक तो ये हो गया, तो बचा 2 एक सीट शायद एक रिजर्व हो जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। अब यह देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने +2 किया हो, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट किया हो, और साथ ही साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर 50% नंबर के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50%
मार्क्स के साथ आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो तब आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा में हो तो आप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन आपका बनता है, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है आपका 50% नंबर के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे कि आपको पता है कि जब से केंद्रीय विद्यालय ने 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट बीएड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद से बहुत सारे स्टेट में जो भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है वहाँ पर आपकी जो है वो क्या ये बीएड वाले भी क्या है आपके एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप बीएड वाले एलिजिबल हैं। यहाँ लिखा है कि जिन्होंने स्नातक की योग्यता एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से पूरी कर ली हो, मतलब 50% आपके पास बीएड हो, ठीक है, और उन्हें 1 to 5 तक के अध्यापक या अध्यापिका के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, बशर्ते अनिवार्य रूप से ऐसी नियुक्ति की 2 वर्षों, मतलब आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो 2 इयर्स के ड्यूरेशन में जो है आप ये जो ब्रिज कोर्स होता है वो आप करिएगा कि नहीं। अगर आप कीजिएगा तो ही आपको वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको सेलेक्ट वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था योग्यता एनसीटी द्वारा मान्य बीएड की हो और उन्हें कक्षा ये 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए टीचर नियुक्ति पर विचार किया जाएगा जब वो 2 वर्षों का एनसीटी मान्यता प्राप्त जो है वो 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है उसको पूरा करेंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं रखा जाएगा। वही आपको लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क इन बैचलर डिग्री who has acquired in qualification of Bachelor of Education NCT recognized should be considered to the appointment of teacher of class 1 provided person to appointment teacher shall be a 6-month course elementary education NCT। ये आपको करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए तो ही आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पर आपको कुछ कुछ दिया है कि आप फुल फॉर्म है क्या है नहीं है, उसके बारे में समझने के लिए कि ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड, यूआर का मतलब यहाँ दिया हुआ आपको समझने के लिए कि आपको अगर शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आएगा तो यूआर का मतलब जो है आपका क्या है अनरिजर्व है, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट है, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट है। ये सब आप देख सकते हैं, आपको तो ये पता ही होगा। कैंडिडेट विथ एमएससी, जो भी आप एमएससी बीएड जो भी होगा तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट शुड बी वर्किंग ऑफ ए नॉलेज ऑफ हिंदी का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्कूल में दोनों लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती ही है। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट इनकरेज टू अप्लाई। मतलब वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वर्क प्लेस में मेल का भी नंबर इक्वल रहे और फीमेल का भी नंबर इक्वल रहे, तो वो चाहती है कि इसको बैलेंस करने के लिए वुमेन कैंडिडेट भी इसको अप्लाई करे, ठीक है। ये हो गया। सामान्य जो है वो आपको दिया है कि जो भी दिया है ये आपको सारा फुलफिल करना पड़ेगा तो ही आप जो है वो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तो इसलिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो अपना पूरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अपना सब्जेक्ट का कम्बिनेशन, अपना आपका सीटेट का मार्क सीट आपका बीएड क्या है नहीं है, अपना एज सब कुछ अपना देख ले, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पर लिखता है द पोस्ट बी टेम्प्रोरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि ये परमानेंट है या फिर लिखता है कि पद अस्थायी है किंतु जारी रखने की संभावना है।
तो द पोस्ट आर टेम्प्रोरी, बट पता नहीं यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है या फिर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। ये हो गया आपका, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो ये सब का सीट है आपको दिया हुआ है कि अगर आप पीजीटी के लिए बिलोंग करते हैं तो आप 18 ईयर से 14 ईयर्स के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो आपका 18 से 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो ये 18 से 30 ईयर्स तक आपका जो है वो होगा। कुछ कुछ छूट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्या क्या में आप बिलोंग करते हैं। SC/ST के लिए 5 वर्ष के लिए, OBC के लिए 3 साल का छूट है। और अगर आप कोई सैनिक है अगर आप, तो वहाँ पर उनको जो है वो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है आपको, सब दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है आप देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है फीस कितना पड़ेगा, आपको प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपया मतलब 250 आपको देना पड़ेगा। तथापि प्रारंभ में समान रूप से लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, 250 रुपीज़ लगेगा, लेकिन प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से प्रक्रमण शुल्क के रूप में 750 रुपया भुगतान करना होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रक्रमण शुल्क निम्नानुसार वापस किया जाएगा। तो सब आपको 750 रुपीज़ पे करना है, तो आपको 250 रुपीज़ कट करके बाकी पैसे को वापस कर दिया जाए। लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को पैसे वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में, मतलब आपने फॉर्म भर लिया, अपने रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होता, आपका पैसा नहीं मिलेगा। आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जो है आप रिटन एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो ही आपका जो है वो क्या होगा, आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो शुल्क में जो है वो सभी अभ्यर्थियों को पूरी वापसी, किसकी पूरी वापसी हो जाएगी, ये फीमेल लोगों का हो जाएगा, SC/ST PWD और एक्स आर्मी वाले जो भी होंगे उनको पूरा किया जाएगा। और बाकी लोगों को जो है, जो भी जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया जो है वो रिटर्न किया जाएगा। ये हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लगेगा नॉन रिफंडेबल फ़ी है, आपको 250 रुपीज़ लगेगा फॉर द ईच एप्लीकेशन। हाउएवर इनवॉल्वली पे द प्रोसेसिंग 750 रुपीज़ जो लगेगा तो वो रिफ़ंड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश को पढ़ करके आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और आपको यहाँ पर दिया है कि हाँ, कैंडिडेट शैल इंटर देयर बैंक अकाउंट डिटेल। हाँ, ये यहाँ पर आप वही इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, आप यहाँ पर फ़ी का पे डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो क्या लिखा है, डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन प्रक्रमण शुल्क भुगतान किया जाए। अगर अभ्यर्थी ट्रांजेक्शन अनुसार शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते तो अगले दिन अर्थात 29/8 तक पोर्टल पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको इंटरनेट बैंकिंग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में भी पेड ऑनलाइन थ्रू द कार्ड डेबिट कार्ड बैंकिंग इफ द कैंडिडेट, आपको पेड ऑनलाइन करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, पेमेंट ऑफ इशू, आपको अगर कुछ ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आपको 29 तक ही करके उसको कर देना होगा। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, आपकी है। आप सब कुछ देख लीजिएगा कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन द कैंडिडेट में बी डाउनलोड द
ये रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन सब कुछ आप अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप अगर आप ये आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो अगर आप ये इंटरव्यू के लिए वहाँ कीजिएगा तो आपको सारा ये सब डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो अच्छे से भर लीजिएगा और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास अच्छे से रख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है आपको कि फ़ोटो क्या चाहिए, फ़ोटो कैसा होना चाहिए वो दिया है, आप उस डिटेल को देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्या सिग्नेचर क्या चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये फ़ोटोग्राफ जो है क्लियर होना चाहिए, सिमिलरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और फेलियर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एक से मतलब अगर आपका फ़ोटो सही ढंग से नहीं होता है तो दिक्कत होगा, और आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करते हैं, फ़ोटो में कुछ इशू होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन की बात आती है तो लिखा है कि द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ये थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट टेस्टेड बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए सर्कुलम, मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और आपका थियोरेटिकल एग्ज़ाम होगा और दोनों का टेस्ट किया जाएगा। अब उसके बाद रिटन टेस्ट में जैसा भी आप कीजिएगा उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1/7 रेशियो, मतलब 10 कैंडिडेट में से 1:7 के फॉर्म में, मतलब 7-8 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, जैसे भी आपका ये वैकेंसी वहाँ पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आप कट ऑफ को पार करते हैं, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, कट ऑफ एग्ज़ाम जाने के बाद क्या कैसा हुआ उसके बाद ही आदमी उसका अंदाज़ा लगा सकता है क्यों कट ऑफ क्या आएगा। तो कट ऑफ के बारे इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जितना से ज़्यादा आप मेहनत कर सके, जितना से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क ला सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद the final selection is purely based on the marks of the obtained written test from a candidate who qualify the skill test. Impediment shall be done. Order of marks obtained in written test subject under the vacancy notify. In case of tie written test, the academic scores is essential. अगर आपका टाई कर जाता है कुछ मार्क्स रिटन और इंटरव्यू में तो आपका उस केस में जो है आपका सिलेक्शन, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपका इंटरमीडिएट में कितना मार्क्स आया है, आपका ग्रेजुएशन में कितना आया है, आपका मास्टर्स में कितना आया है, आपका बीएड में ऐसा कुछ आएगा तो उसको जोड़ करके कुछ ऐसा किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी एज द केस ऑफ कैंडिडेट, सीनियर सेकेंडरी विल बी द प्लेस्ड अहेड, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्राइमरी टीचर के लिए पास आपके पास वही होना चाहिए जो दिया था, वो होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, +2 होना चाहिए, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 तो होना ही चाहिए, और बीएड जिनके पास है वो दैट कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन इज नॉट, अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन आपने किया हो, आप बीएड में किए हो तो आप वहाँ पर ये पीआरटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ये हो गया आपका। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो ही आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है आप एलिजिबल है। ये हो गया आपका, और सब कुछ दिया हुआ है, अलग अलग आपको आवेदन करना होगा अगर आप एक पोस्ट के लिए ज़्यादा एलिजिबल हैं तो, और भी ये सब बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के लिए कंडीशन जो होता है वो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा कि आप उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं, ठीक है। आरक्षण, ये डिग्री ऑफ ये दिया है रिजर्वेशन की, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। यहाँ पर ये ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में दिया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, आप देख लीजिएगा कि आपका घर आपका कुछ लोकेशन में पड़ता है, कुंटार भी है, विशाखापट्टनम भी है, तिरुपति भी है, गुवाहाटी भी है, पटना भी है, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, हुबली है, तिरुवनंतपुरम है, ये भोपाल है, मुंबई है, नागपुर है, भुवनेश्वर है, मदुरई है, लखनऊ है, देहरादून है,
और कोलकाता है। तो जो भी आपका सेंटर आपके घर से नज़दीक पड़ता होगा उसको आप देख लीजिएगा और देखने के बाद आप उसको चॉइस दे दीजिएगा। जहाँ पर भी आपको या कहीं आपको घूमने का मन है तो आप उस टाइप के लोकेशन में इसको देख करके डाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ वैकेंसी कम है बट फिर भी हमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हर जगह अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने से ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाए, आपकी अपनी एफिशिएंसी पता चलती है और आपकी तैयारी पता चलती है कि आपका तैयारी किस वे में है, ठीक है। और एग्ज़ाम में ही आपका रियल प्रिपरेशन पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना चाहिए, और क्या पता आप ही का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये होंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि सीटों की संख्या 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ पर पहले ही ये माइंडसेट हो जाता है कि यहाँ पर सीट कम है इसलिए सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही कम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ भी आपको एक सीट भी मिलता है तो आप अप्लाई करना चाहिए और अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी लोग टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो उनके पास जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। और ऐसे ही अगर आप लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्कूल लेवल पर मैं मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ क्लास 9th और 10th के लिए, और साथ ही साथ मैं मैथमेटिक्स कंटेंट और साथ ही साथ कभी कभी साइंस का कंटेंट भी जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। बहुत सारे टेट एग्जामिनेशन के लिए भी, और बहुत सारे टीचर वैकेंसी जैसे KVS NVS के लिए मतलब जो भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी मैं कुछ मैथमेटिक्सल कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो अगर उसके लिए भी चाहिए तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF मैं वहीं पर आपको शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ अगर आता है तो आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।